बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अरे आपका स्वागत है, अरे आपका स्वागत है। बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो भाई आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझो यार, दबा दो। दोस्त हो ना आप, दबा दो। पिछले फ्राइडे को अक्की की फिल्म जॉली LLB 3 रिलीज हुई थी और सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि भाई अब मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई है। इस फिल्म ने पहले वीक में बिजनेस किया है तकरीबन 68 CR का। ये दूसरा वीक चालू हो गया है और इस वीक में मेरे ख्याल में 25 से 30 करोड़ रुपए का बिजनेस और हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 100 करोड़ रुपए नहीं होगा। यह अलग बात है कि फिल्म के निर्माता 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बताएंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वायाकॉम ने और नॉर्मली वायाकॉम फेक कलेक्शन नहीं देता, यानी कि मोटे दिनेश विजन की तरह बहुत ज्यादा फेक कलेक्शंस नहीं देता। 1 का 2 नहीं बताता, 1 का 3 नहीं बताता, लेकिन कोई भी निर्माता 20 से 25% कलेक्शंस तो बढ़ाता ही है। वही वायाकॉम करेगा, यानी कि इस फिल्म का रियल बिजनेस होगा तकरीबन 90 to 95 CR और वो लोग बताएंगे तकरीबन 125 CR। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जॉली LLB 2 अब से तकरीबन 7-8 साल पहले रिलीज हुई थी। उस फिल्म ने भी इतना ही बिजनेस किया था। तो अगर इतने सालों के बाद अब ये फिल्म उतना ही बिजनेस करती है जितना जॉली LLB 2 ने किया था, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को फ्लॉप माना जाएगा। जब कभी जॉली LLB 2 बनी थी उस वक्त अक्षय कुमार की फीस होती थी 10 से 15 करोड़ रुपए। आज अक्षय कुमार की फीस होती है मिनिमम 50 से 60 करोड़ रुपए। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह अक्की की 12वीं फिल्म है लाइन से फ्लॉप होने वाली। अक्की हमेशा ही अपने इंटरव्यूज में बताता है कि उसकी 10 से 12 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई थी और उस वक्त में उसको ऐसा लगा कि भाई शायद एज एन एक्टर मैं नहीं चलूंगा। तो यही वजह है कि वो कनाडा चला गया था और कनाडा की नेशनलिटी ले ली थी इंडिया की नेशनलिटी छोड़कर। लेकिन तकरीबन 1-1.5 साल पहले फिर से उसने कनाडा की नेशनलिटी छोड़कर इंडिया की नेशनलिटी ले ली है। अब फिर से 10-12 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अक्की इंडिया में ही रहेगा या इंडिया छोड़कर लंदन या कनाडा कहीं और चला जाएगा, क्योंकि 10 से 12 फिल्में फिर से फ्लॉप हो गई हैं। अब ऐसा टाइम आ गया है कि दीपिका पादुकोण किसी भी फिल्म को अपनी शर्तों पर करती है। आज के वक्त में दीपिका मैक्सिमम 6 से 8 घंटे ही पर डे शूट करती है, उससे ज्यादा नहीं करती। और इसी बात को लेकर फराह खान ने दीपिका का मजाक उड़ाया है। वही फराह खान जिसने दीपिका को लॉन्च किया था। फराह का कहना यह है कि एक वक्त वो भी था जब दीपिका दिन रात कंटिन्यू शूट करने के लिए तैयार थी। दीपिका कितने भी घंटे काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसको कोई फिल्म मिलनी चाहिए थी। और आज वो वक्त है कि दीपिका कहती है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा शूट करूंगी नहीं। तो इनडायरेक्टली फराह ने यह कहा है कि दीपिका अपने पुराने दिन भूल गई है। दीपिका वो वक्त भूल गई है जब वो स्ट्रगल कर रही थी। दीपिका वो वक्त भूल गई है जब वो निर्माताओं के ऑफिसों के चक्कर काट रही थी एक फिल्म हासिल करने के लिए। तो एक तरह से फराह का कहना यह है कि दीपिका अपना पुराना वक्त भूल गई है, अब बहुत ज्यादा अकड़ू हो गई है, उसमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। यही वजह है कि आज की तारीख में वो पहली शर्त ये रखती है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा पर डे शूट नहीं करूंगी। फराह मैडम जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, दुनिया में सभी ऐसे हैं। ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही हो रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा। ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान की वेब सीरीज ने धूम मचाई हुई है। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि लोग इस वेब सीरीज को जमकर देख रहे हैं और इसका मतलब ये भी है कि ये वेब सीरीज सुपर हिट हो चुकी है। एक सरकारी ऑफिसर है जिसका नाम है समीर वानखेड़े, उसी ने आर्यन खान को के केस में अरेस्ट किया था। आर्यन तकरीबन 28 दिन तक जेल में रहा था और वो वक्त आर्यन कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा उसके लिए। तो आर्यन ने अपनी वेब सीरीज में अपने अरेस्ट होने का एक रेफरेंस दिया है और इसी से आहत होकर समीर ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था नेटफ्लिक्स पर, शाहरुख खान पर, आर्यन खान पर, गौरी खान पर। लेकिन समीर को दिल्ली हाई कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अदालत ने समीर से कहा कि भाई साहब, जो चीजें आपने इस पिटीशन में कही है उनके आधार पर इन लोगों पर केस नहीं चलाया जा सकता।
तो हम आपका ये केस रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अदालत ने समीर को ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी पिटीशन में बदलाव कर सकते हैं और फिर से केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर समीर दोबारा भी अदालत में जाएगा तब भी ये केस चल नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि वेब सीरीज में ये कहीं नहीं कहा गया कि जो भी वेब सीरीज में दिखाया गया है वो सच्ची घटना पर आधारित है। जो कैरेक्टर समीर वानखेड़े का रोल अदा कर रहा है उसका नाम भी समीर नहीं रखा गया वेब सीरीज में। डिस्क्लेमर में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि इस वेब सीरीज में जो भी दिखाया गया है वो सब कुछ फिक्शन है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन समीर के ये केस करने से इस वेब सीरीज को और ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई है। अब और बहुत सारे लोग इस वेब सीरीज को देखेंगे। यानी आर्यन के साथ आज की तारीख में वही हो रहा है कि पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में। एकदम डरावनी सी दिखने वाली अमीषा पटेल ने कहा है कि वो टॉम क्रूज को डेट करना चाहती है। बताओ साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया मुझे। अरे मैडम जी, ऐसी बातें करने से पहले एक दफा अपनी शक्ल आईने में तो देख ली होती। मतलब कुछ भी कहोगी। अरे कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप अमीषा पटेल हो, वो टॉम क्रूज है, वो कहां आप कहां, मतलब कुछ भी फेंक रही हो। ना करो ऐसा। अगर आपको याद हो तो रणवीर डबल ढोलकी से शादी करने से पहले दीपिका ने एक इंग्लिश फिल्म की थी जिसका नाम था XXX और जिसमें हीरो था टकला डीजल। अब टकले डीजल को दीपिका की फिर से याद आई है। अब टकला उस फिल्म का सिक्वल बना रहा है। यही वजह है कि दीपिका उस फिल्म में काम करने वाली है। मैं आपको ये बता दूं कि डबल ढोलकी से शादी करने से पहले दीपिका की बहुत ही कमाल की दोस्ती थी टकले से। जबरदस्त दोस्ती थी, समझ रहे हो ना, बहुत ही कमाल की दोस्ती थी। तो जाहिर सी बात है वो दोस्ती तो कंटिन्यू ही रहेगी। लेकिन दीपिका खुद ही कह चुकी है, जरा पढ़ लीजिए इस पे क्या लिखा हुआ है, कि दीपिका की मर्जी है कि वो कहां जाती है, कब आती है, कब नहीं आती है, किसको रसगुल्ला खिलाती है, किसको बर्फी खिलाती है, किसको जलेबी खिलाती है, किसको चमचम खिलाती है। ये उसकी मर्जी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बात खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल में अब दीपिका का बहुत अच्छा टाइम कटेगा इस फिल्म की शूटिंग करते वक्त। शूटिंग करते वक्त ही नहीं बल्कि फिल्म के रिलीज होने तक, क्योंकि टकला इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए भी दीपिका को साथ लेकर ही घूमेगा। कन्नड़ा में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था कंतारा। उस फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था और उस फिल्म ने हिंदी बेल्ट में बहुत बढ़िया बिजनेस किया था, तकरीबन 100 करोड़ रुपए का। अब कंतारा 2 रिलीज होने वाली है और उसको भी हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ये ओरिजिनल फिल्म कन्नड़ा में है। इस फिल्म को हिंदी में शूट नहीं किया गया है, सिर्फ डब करके रिलीज किया जा रहा है। और इस फिल्म के साथ 2-3 हिंदी फिल्में भी रिलीज हो रही है। लेकिन कंतारा वालों ने एक कमाल की शर्त रख दी है। कंतारा वालों ने कहा है कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर है या 2 स्क्रीन का थिएटर है या 3 स्क्रीन का थिएटर है, वहां कोई और फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। वहां सिर्फ और सिर्फ कंतारा ही दिखाई जाएगी अगर उनको दिखानी है। अगर उनको कोई और फिल्म भी लगानी है तो फिर कंतारा उनको नहीं दी जाएगी। चलिए, सिंगल स्क्रीन में तो मैं मानता हूं कि भाई 4-5 शो होते हैं, किसी और फिल्म को नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन अगर 2 स्क्रीन है तो जाहिर सी बात है, एक स्क्रीन में कंतारा दिखाई जा सकती है, दूसरे स्क्रीन में कोई दूसरी फिल्म दिखाई जा सकती है। अगर 3 स्क्रीन हैं तो 2 स्क्रीन में कंतारा दिखाई जा सकती है, एक स्क्रीन में कोई और फिल्म दिखाई जा सकती है। लेकिन कंतारा वालों का कहना यह है कि नहीं, किसी और फिल्म को हम नहीं दिखाने देंगे। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल हठधर्मी है, बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। किसी भी थिएटर ओनर को यह शर्त नहीं माननी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हिंदी बेल्ट के सभी थिएटर साथ में आ जाएं और इस फिल्म का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में रिलीज ही ना होने दें। अगर एक बार थिएटर मालिक ये कर देंगे तो भाई साहब फ्यूचर में किसी भी प्रोड्यूसर की औकात नहीं होगी ऐसी शर्त रखने की। बिग बॉस चालू है और बिग बॉस में इस्माइल दरबार का बेटा अवेश दरबार भी है। और इसी बिग बॉस में 2 और लड़के हैं, अमाल मलिक और बशीर। और ये दोनों वो लड़के हैं जो अवेश को बाहर से जानते हैं, अवेश के बारे में सब कुछ जानते हैं। अवेश की कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है, अवेश का किससे क्या लेना देना था, किससे नहीं था, अवेश टकला है या नहीं है। तो इन तीनों में कुछ बहस चल रही थी और बशीर ने कह दिया कि यार तेरे सर पर तो बाल भी नहीं है,
तू तो विग पहनकर घूमता है। और इसी बात को लेकर अवैस बहुत ज्यादा नाराज हो गया, बहुत ज्यादा हर्ट हो गया और बहुत देर तक रोता रहा। अवैस इसलिए रो रहा था, अवैस का कहना यह था कि क्योंकि बशीर ने कहा है कि मेरे सर पर बाल नहीं है, तो अब सबको पता चल गया है कि मैंने विग पहनी हुई है। भाई साहब, आपको गलतफहमी है। जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं उनको पहले दिन से ही पता है कि आपने विग पहनी हुई है, आप टकले हो। तो अगर आपके बाल नहीं है तो नहीं है, और मेरे ख्याल में आपको विग पहननी ही नहीं चाहिए, विग उतार कर फेंक देनी चाहिए। भाई अगर सर पर बाल नहीं है तो नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत साहब के भी बाल नहीं है। रजनीकांत साहब को कभी देखा है क्या कि विग पहनकर घूम रहा है? नहीं ना। तो तुझे विग पहनने की जरूरत क्या है? और तू कौन सा सुपरस्टार है, तू कौन सा एक्टर है, तू है कौन भाई? तुझे भी क्यों पहननी है वो तो बता। दो गई यार, मतलब कुछ भी। इसी बिग बॉस में ग्वालियर की एक लड़की है तानिया मित्तल, जो बहुत बड़ी फेंकू है भाई साहब। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लड़कियां देखी होंगी फेंकू, लेकिन इससे बड़ी फेंकू आज तक मैंने नहीं देखी। इससे बड़ी ड्रामा लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पिछले बिग बॉस में भी थी एक बहुत बड़ी ड्रामा लड़की जिसका नाम था आयशा, लेकिन भाई साहब आयशा तानिया मित्तल के सामने 5% भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये लड़की क्या क्या बताती है, कि इसका घर अंबानी के घर से बड़ा घर है, ये अबू धाबी जाती है मिठाई खाने के लिए, दुबई जाती है मिठाई खाने के लिए। बिल्कुल सही कह रही है, ये मिठाई खाने के लिए नहीं जाती, मिठाई खिलाने के लिए जाती है। इसने बिल्कुल सही कहा है, झूठ नहीं बोला। बस खाने और खिलाने में थोड़ा सा फर्क हो गया है, बात समझ रहे हो। तो बिग बॉस में खुद ही बता चुकी है कि मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। एक को मैंने गिफ्ट में एक प्लॉट दिया था और एक को मैंने गिफ्ट में एक कार दी थी। ये इसने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर उसके बाद इसने खुद ही कहा था कि बाहर एक और मेरा बॉयफ्रेंड है जो विधायक है। यानी कि ये खुद अपने मुंह से बता चुकी है कि इसके 3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। लेकिन फिर ये लड़की कल अमाल को खुद ही कह रही थी कि मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, खाली मेरे घर वाले मेरे ऊपर शक करते हैं कि शायद मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन ये सच नहीं है, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। मुझे तो लगता है ये लड़की गजनी है, इसको याद ही नहीं रहता कि इसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। अरे मैडम, जब आप खुद ही बता चुकी हो कि आपके 3 बॉयफ्रेंड है, फिर अब आप ये कह रही हो कि आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं है, तो कौन सी बात सच है? जो पहले कही थी वो सच है, या जो अब कह रही हो ये सच है? खुद ही ये कह चुकी है कि मेरा घर अंबानी जैसा है, खुद ही ये कह चुकी है कि मेरे 150 बॉडीगार्ड्स हैं, खुद ही ये कह चुकी है कि मेरी बहुत सारी कंपनीज है। अब कल खुद ही ये कह रही थी कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैंने जो कुछ भी किया है खुद किया है, मैंने जो कार खरीदी है वो अपने पैसों से खरीदी है, मैंने जो भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है वो अपनी मेहनत से किया है, मेरे घर वालों ने आज तक कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया और इसी बात का मुझे दुख है। बताओ। अरे भाई गजनी, ओए गजनी, तू खुद ही कह चुकी है तू बहुत बड़े घर से है, तेरे माँ बाप बहुत रिच हैं, तेरा घर अंबानी से बड़ा है, अब खुद ही कह रही है कि जो भी किया है तुमने खुद ही किया है। अरे मैडम जी, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए यार। एक निर्माता है जिसका नाम है दिनेश विजन, जिसने स्त्री 1 स्त्री 2 बनाई, दोनों फिल्में हिट रही, लेकिन ये बॉलीवुड का अकेला निर्माता है जो किसी भी फिल्म के कलेक्शन 4-5 टाइम ज्यादा देता है। अगर कोई फिल्म 1 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये बताता है 10 करोड़, 10 गुना, सीधा 10 गुना, बिना किसी खौफ के। अभी कुछ दिनों पहले इसकी फिल्म परम सुंदरी रिलीज हुई थी, जिसमें हीरोइन है जानवी, हीरो है सिद्धार्थ। वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है तकरीबन 35 CR। इस भाई ने उस फिल्म का बिजनेस दिया है तकरीबन 80 CR। और जब सिद्धार्थ की अगली फिल्म किसी और निर्माता के साथ रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है उस फिल्म का मैक्सिमम लाइफ टाइम बिजनेस होगा 20-25 करोड़ रुपए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो निर्माता तो इतने फेक कलेक्शन दे नहीं सकता जितने दिनेश दिया करता है। तो इस तरह से फेक कलेक्शंस दे देकर इसने अपना एक ब्रांड बना लिया है। आज की तारीख में बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि भाई इसकी फिल्म चलती है, और क्योंकि स्त्री 1 स्त्री 2 ने बढ़िया बिजनेस किया तो बॉलीवुड में आज की तारीख में सभी एक्टर्स ये मान रहे हैं कि अगर दिनेश कोई हॉरर फिल्म बनाएगा
तो वो फिल्म सुपरहिट ही होगी। और दिनेश मोटा भी बॉलीवुड के एक्टरों को चूतिया बना रहा है, हॉरर फिल्में बनाया जा रहा है। तो अब दिनेश ने एक और फिल्म बनाई है जिसका नाम है थामा। ये भी एक हॉरर फिल्म है और इसमें हीरो है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना। ट्रेलर जैसे चालू होता है, पीछे से एक औरत की आवाज आती है जो कहती है कि तुम बेताल हो, तुम्हें इस धरती और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन अब पीछे से एक और आवाज आती है और वो कहता है कि हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम तो लोगों का खून पिएंगे, हम तो एक सेना बनाएंगे और मैं हूं थामा। वैसे तो मैं भूतिया फिल्में देखता नहीं हूं क्योंकि सभी भूतिया फिल्मों की कहानी एक ही होती है, किसी भी भूतिया फिल्म में कुछ अलग नहीं होता। लेकिन मैंने स्त्री 1 भी देखी थी, 2 भी देखी थी और वो दोनों ही फिल्में भूतिया फिल्मों से थोड़ी सी अलग थी। लेकिन थामा में वही सब कुछ हो रहा है जो अक्सर भूतिया फिल्मों में हुआ करता है, यानी कि अंधेरा है, चिल्लम चिल्ली है, कोई कूद रहा है, चील उड़ रही है, एक लगड़ भग्गा भाग रहा है, वगैरह वगैरह। अब एंट्री होती है बॉलीवुड के सबसे घटिया दिखने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसकी हाइट है एग्जैक्टली 2.5 फीट। इसके बावजूद भी जो डायरेक्टर हैं वो इसको विलन बनाया करते हैं अपनी फिल्मों में। मतलब अगर कोई एक भला सा आदमी इसको एक चमाट मार देना भाई साहब, तो ये ऐसे 5 मिनट तक चक्कर काटेगा और फिर गिरेगा और 1 हफ्ते तक जागेगा नहीं। लेकिन जो डायरेक्टर हैं वो इसको अपनी फिल्मों में विलन बनाया करते हैं। कमाल है बॉलीवुड वालों के। अब डबल ढोल की खुराना और सड़ेला नवाज दोनों आमने सामने आते हैं और डबल मीनिंग डायलॉग्स बोलना शुरू करते हैं, गंदे गंदे डायलॉग्स बोलना शुरू करते हैं। असली जिंदगी में भी ये दोनों बहुत ही घटिया इंसान हैं। अगर आपको याद हो तो नवाज ने ऑफिशियली ये कहा कि जो इसका बेटा है वो इसका बेटा है ही नहीं, किसी पड़ोसी की औलाद है। मैं आपको ये बता दूं कि ये इसके अल्फाज हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं भाई साहब। और डबल ढोल की वो है जिसकी बीवी ने अपनी किताब में खुद ही लिखा है कि डबल ढोलकी ने एक दफा अपनी बीवी का दूध निकाला, उसमें प्रोटीन मिलाई और उसको पिया। तो ऐसे घटिया और नंगे आदमियों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो। और फिल्म अभी तक पूरे अंधेरे में चल रही है भाई साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शायद हीरोइन की एंट्री होती है और हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका। इस लड़की की भी हाइट एग्जैक्टली 2 फीट है, वजन है तकरीबन 25 किलो। लेकिन भाई साहब कुछ निर्माता इसको बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानते हैं। कुछ लोग इसको बहुत सुंदर भी मानते हैं। ऊपर वाले क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, साला नहीं देखा जाता ये सब। रश्मिका भी सुंदर है, मतलब क्या ही उठा ले, नहीं देखना ये सब यार। अब डबल ढोलकी के अंदर भूत आ जाता है, डबल ढोलकी के दांत बड़े हो जाते हैं और डबल ढोलकी प्रॉब्लम में आ जाता है। अब एंट्री होती है बॉलीवुड के उस एक्टर की जो खुद का मूत पीकर जिंदा रहता है, यानी कि परेश रावल। आप इस फिल्म की कास्टिंग देखिए, कितने कमाल के एक्टर्स हैं। एक वो आदमी है जो खुद का मूत पीकर जिंदा रहता है, दूसरा वो आदमी है जो बीवी का दूध पीकर जिंदा रहता है, तीसरा वो घटिया आदमी है जो ये कहता है कि इसका बेटा इसका है ही नहीं, पड़ोसी का बेटा है। मतलब कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा इस फिल्म की कास्टिंग करने के लिए, एक से एक घटिया आदमी चूज करके इसमें फिट करने के लिए। अब परेश को भी पता चल जाता है कि इसका बेटा डबल ढोलकी एक शैतान है, इंसान नहीं है, उसके अंदर भूत आ चुका है। अब पता चलता है कि जो असली भूत है फिल्म में वो है रश्मिका। और अब रश्मिका कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है मेरी वजह से, और मेरी वजह से तुम बहुत भारी मुसीबत में पड़ सकते हो, तो मैं जा रही हूं। अब डबल ढोल की रश्मिका को रोकता है। रश्मिका कहती है कि तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, बात को समझ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना ही होगा। इधर मूत पीकर जिंदा रहने वाला इंसान कहता है कि मेरे बेटे में है ही क्या, लप्पू सा लड़का है, झिंगूर सा लड़का है, इसको लड़की प्यार क्यों करती है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी फिल्म पूरी अंधेरे में ही चल रही है, कहीं शक्ल किसी की नजर आती है, कहीं नहीं आते। ये कौन लोग हैं जो इस फिल्म को देखने जाएंगे, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसी फिल्म देखने का बिल्कुल कतई कोई शौक नहीं है जिसमें मैं एक्टरों की शक्ल भी नहीं देख सकता। अब फिल्म में कुछ जानवरों की भी एंट्री हो जाती है, एक्शन चालू हो जाता है और पीछे गाने भी होने लगते हैं। अब साउथ के उस एक्टर की एंट्री होती है जो बाहुबली में कटप्पा बना हुआ है। परेश उसको कहता है कि मेरे बेटे का इलाज कर दो। वो कहता है कि भाई अंडे का ऑमलेट तो बन सकता है, जब ऑमलेट बन गया
तो उसका अंडा कैसे बनेगा वो तो बताओ। कुल मिलाकर ये ट्रेलर बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। मैं तो ऐसी फिल्म फ्री में भी नहीं देखूंगा जो पूरी फिल्म अंधेरे में चल रही हो, जिसमें मैं एक्टरों की शक्ल भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि पब्लिक इस फिल्म को देखेगी या नहीं देखेगी, क्योंकि पब्लिक की गारंटी कोई नहीं ले सकता। पब्लिक की समझ में आ गई तो इस फिल्म को सुपरहिट कर देगी, पब्लिक की समझ में आ गई तो कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, बात खत्म। अपने पिछले 2 वीडियोस में मैं अभिनव कश्यप के बारे में बात कर चुका हूं, जो तकरीबन 1 हफ्ते से सलमान और उसकी फैमिली के बारे में बुरा भला कह रहा है, खूब गंदी गंदी गालियां दे रहा है, ऐसी ऐसी बातें कह रहा है जो सुनी नहीं जा सकती। He likes to destroy people, he likes to humiliate people. He's a narcissist of the highest order. He will have nothing nice to say to anyone. लेकिन सलमान भी चुप है, सलमान के भाई भी चुप है, सारी फैमिली चुप है। ऐसा लग रहा है जैसे सबने मुंह सिलवा लिया है, किसी के मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकल रहा है। और अभिनव ऑफिशियली कह चुका है कि भाई अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सलमान को मेरे ऊपर केस करना चाहिए। मेरे ऊपर केस क्यों नहीं करता? आज से नहीं 15 साल से सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, कितनी बार छप चुका है। ये धमकी देते हैं अखबार के थ्रू कि ये केस करेंगे, करते क्यों नहीं केस? करना चाहिए क्योंकि इनको डर लगता। और वाकई ही सलमान इसके ऊपर केस नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जो ये कह रहा है वो सच है, इसको सलमान के बारे में सब कुछ पता है। यही वजह है कि सलमान इससे पंगे नहीं लेना चाहता। सलमान को शायद ऐसा लगता है कि अगर वो अदालत में गया तो केस हार जाएगा। लेकिन यहां वो बात फिर से साबित हो गई है जो मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये जो सलमान है ये किसी भी हिंदू लड़के के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। वो भले ही एलविश यादव हो जिसने इसको भर भर कर गालियां दी थी और फिर उसको इसने गले लगाया था और उसको भाई कहा था और हंस हंस कर गले लगाया था, एलविश तो मेरा भाई है। वो भले ही अश्नीर गोबर हो जिसने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, और भले ही वो कॉमेडियन हो जो इस वक्त बिग बॉस के हाउस में है, जो बाहर ऐसे ऐसे वीडियोस बना चुका है जिसमें सलमान के बारे में बहुत बुरा भला कह चुका है, लेकिन सलमान की चू तक नहीं निकली। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैं हमेशा कहता हूं वो सच है कि अगर कोई मुस्लिम इसको कुछ कहे तो भाई साहब उसके पीछे पड़ जाता है। ये एकदम ऐसे दिखाता है जैसे इससे बड़ा भाई कोई है ही नहीं, इससे पावरफुल आदमी इंडिया में कोई दूसरा रहा ही नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो मुंबई के पॉलिटिशियंस हैं उनको उसके पीछे लगा देता है। मुंबई पुलिस में इसके बहुत जानने वाले हैं, उनको उसके पीछे लगा देता है। और जाहिर सी बात है कोई भी नॉर्मल आदमी नेताओं से तो लड़ नहीं सकता, पुलिस से तो लड़ नहीं सकता, तो उसके पास क्या चारा होता है? या तो मुंबई छोड़कर भाग जाए और या तो जेल जाए। लेकिन जब कोई हिंदू लड़का इसके बारे में कुछ कहता है तो इसकी टांगे कांपने लगती है, ये चुप हो जाता है, क्योंकि इसको पता है कि ना तो नेता उसके पीछे लगेंगे और ना ही पुलिस उसका कुछ करेगी। और जाहिर सी बात है ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता, इतनी हिम्मत तो इसमें है नहीं कि उसके सामने जाके खड़ा हो जाएगा और उसको कुछ कहेगा। ये तो पुलिस को ही पीछे लगाता है, नेताओं को ही पीछे लगाता है। तो अभिनव कश्यप के केस से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये पावरफुल है, भाई है सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं से इसकी बहुत फटती है। वरुण धवन की फिल्म आ रही है सन्नी संस्कारी, जिसमें गुरु रंधावा का एक गाना है परफेक्ट, बहुत ही कमाल का गाना है। इस गाने ने चारों तरफ धूम मचाई हुई है आज की तारीख में। जानवी ने इस गाने पर बहुत ही जबरदस्त डांस किया है। यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है। और धर्मा ने एक बहुत बढ़िया ऑफर दिया है, जो लोग इस फिल्म के एडवांस में टिकट्स बुक करेंगे उनको एक ऐसा ड्रेस जीतने का मौका मिलेगा जो बहुत ही कमाल का ड्रेस होगा। उस ड्रेस को बॉलीवुड के बहुत ही फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बनाया होगा। वो ड्रेस बहुत ही महंगा होगा। ये कोई नॉर्मल ड्रेस नहीं है, बल्कि शादी का जोड़ा होगा जो बहुत ही महंगा आता है। तो जो लोग एक ऐसा ड्रेस जीतना चाहते हैं उनको फौरन ही एडवांस बुकिंग कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी किस्मत में हो और आप वो शादी का जोड़ा जीत जाएं। जॉन अब्राहम की लाइन से तकरीबन 8 फिल्में डिजास्टर हो चुकी हैं। जॉन का कैरियर खत्म हो चुका है, आज की तारीख में घर पर बैठा हुआ है। कोई भी निर्माता जॉन के साथ फिल्म नहीं बनाना चाहता, कोई भी डायरेक्टर जॉन के साथ काम नहीं करना चाहता। तो ऐसे में बेचारा क्या करे? तो अब जॉन अब्राहम अपने लिए खुद ही एक फिल्म बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिनों पहले विद्युत ने अपने लिए एक फिल्म बनाई थी और वो फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर हुई कि उसके बाद बेचारे को सर्कस में काम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। तो जब कभी जॉन जवान हुआ करता था उस वक्त फोर्स आई थी और उस फिल्म ने थोड़ा सा बिजनेस किया था। फिर फोर्स 2 आई और सुपर डुपर डिजास्टर रही। लेकिन इसके बावजूद भी जॉन को ऐसा लगता है कि फोर्स 3 बननी चाहिए,
फोर्स 3 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। तो फोर्स 1 और फोर्स 2 में काफी लोग इन्वॉल्व थे, वायाकॉम भी इन्वॉल्व था। उन सब से जॉन ने राइट्स खरीद लिए हैं और अब इस फिल्म को जॉन खुद ही बना रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कॉर्पोरेट ने इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए हामी नहीं भरी है। कोई भी इस फिल्म पर 1 रुपया लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। किसी का बाप भी इस फिल्म को डिजास्टर होने से बचा नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जॉन अपने घर के पैसे लगाकर इस फिल्म को बना रहा है, क्योंकि जॉन को ऐसा लगता है कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। इस फिल्म के बाद वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। और जॉन के साथ भी वही होगा जो विद्युत के साथ हुआ था। जिस दिन जॉन की यह फिल्म डिजास्टर हो जाएगी, उस दिन हमेशा के लिए जॉन अपने घर बैठ जाएगा। उसके बाद जॉन की कभी कोई दूसरी फिल्म नहीं आएगी। हर एक वीडियो में आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं कि भाई बागी 4 का क्या हुआ, बागी 4 का क्या हुआ, बागी 4 के बारे में मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूं। अरे भाई साहब, आप सभी जानते हैं कि बागी 4 फ्लॉप हो गई है। अगर मैं हिट भी कह दूंगा तो क्या हिट मान ली जाएगी? नहीं ना। देखिए, सारी दुनिया को पता है कि कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी फिल्म फ्लॉप है। तो अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो हो गई, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। साजिद भाई ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। साजिद भाई ने पूरी कोशिश की उस फिल्म को चलाने की। अगर इसके बावजूद भी वो फिल्म नहीं चली तो इसमें साजिद भाई की कतई कोई गलती नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है कि लव रंजन की अगली फिल्म होगी कार्तिक आर्यन के साथ। मैं आपको ये बता दूं कि लव रंजन और कार्तिक ने एक ही फिल्म से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। उस फिल्म का नाम था प्यार का पंचनामा। कार्तिक की वो पहली फिल्म थी एज ए हीरो, लव की वो पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, और उस फिल्म का निर्माता है कुमार मंगत। इसके बाद इन दोनों ने की प्यार का पंचनामा 2। उसके बाद फिर इन्होंने एक फिल्म की थी आकाशवाणी, जो चली नहीं थी, और उसके बाद इन दोनों ने एक और फिल्म की थी टीटू की स्वीटी, जो हिट रही थी। कहने का मतलब यह है कि अब तक इन्होंने 4 फिल्में की है, 3 हिट रही है, 1 नहीं चली है। यानी कि जो इनका रिकॉर्ड है वो 80% है, जबकि बॉलीवुड का रिकॉर्ड है सिर्फ 5%। तो इस बात से क्लियर होता है कि लव रंजन एक कमर्शियल डायरेक्टर है जो बढ़िया फिल्म बनाना जानता है। उसकी वजह यह भी है कि लव दिल्ली से है, हिंदी बोलता है, हिंदी पढ़ता है, हिंदी लिखता है। उसको हिंदी बेल्ट का पता है कि हिंदी बेल्ट में लोग किस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं। लव को अपनी स्क्रिप्ट की हर लाइन का मतलब पता है, हर डायलॉग का मतलब पता है। तो अगर बॉलीवुड का रिजल्ट है 5% और लव का रिजल्ट है 80%, तो आप कह सकते हैं कि लव एक कामयाब डायरेक्टर है। और क्योंकि अब ये दोनों ही बहुत बड़े हो चुके हैं, लव रंजन बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है, कार्तिक बहुत बड़ा हीरो बन चुका है, तो अब ये फिल्म बहुत बड़े स्केल पर बनेगी, बहुत बड़े स्केल पर रिलीज होगी। लव के कान म्यूजिक के लिए बहुत अच्छे हैं, यही वजह है कि उसकी हर फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त होता है। तो जाहिर सी बात है इस फिल्म का म्यूजिक भी कमाल का रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि 99% ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी, सुपरहिट रहेगी। जरा एक वीडियो देख लीजिए, फराह डांस कर रही है, सानिया डांस कर रही है, जरा देख लीजिए आप। ये जो लड़की है सानिया, भाई साहब, इसको बॉलीवुड का इतना शौक है, इतना शौक है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। 24 आवर ये बॉलीवुड वालों के साथ रहना चाहती है, 24 आवर इसको बॉलीवुड में ही रहना है। तो फिर मुझे बताइए कि इसकी शादी कैसे चलती एक पाकिस्तानी लड़के के साथ? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। यही वजह है कि जिस दिन इन लोगों ने शादी की थी, मैंने उसी दिन कहा था कि ये शादी नहीं चलेगी। कुछ सालों ये शादी चल सकती है लेकिन डिवोर्स पक्का है, और वही हुआ। क्योंकि जिस लड़की को बॉलीवुड का इतना शौक है भाई साहब, वो बॉलीवुड के बाहर कैसे रह सकती है। हुमा कुरैशी का एक कमाल का वीडियो सामने आया है, एयरपोर्ट पर है हुमा, जरा देख लीजिए आप भी। बंद कर दो गाइस, अभी कितना लास्ट लोग देख लिया आपने, कैसी फटी हुई ड्रेस पहनी है मैडम ने, कितनी गरीब हो गई है बेचारी। बताओ, मतलब आप अंदाजा लगाइए, ये भी फैशन है। वो कौन लुक्खा है जिसने इस मैडम को बताया होगा कि मैडम ये फैशन है, अगर आप ये पहनोगी तो बस हंगामा हो जाएगा। अरे भाई साहब, अरे ट्रक नुमा हुमा जी, आपको ये पता होना चाहिए कि फैशन में और फटी हुई ड्रेस में डिफरेंस है। फैशन अलग होता है, ये फटी हुई अलग है, बात को समझिए आप। आपको क्या लगता है कि इस ट्रक नुमा ने ये ड्रेस क्यों पहनी है, ऐसी हरकत क्यों की है? उसकी वजह यह है कि भाई साहब माल ले लेके इनका दिमाग सड़ चुका है। इनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है।
ये इतना माल चाटते हैं कि दिमाग में कीड़े पड़ चुके हैं, तो कोई कुछ भी इनको कह दे उसी बात को मान लेते हैं। कसम रावण की, दलजीत ने भक्तों पर फिर से वार कर दिया है। दलजीत ने अपने एक शो में ऑफिशियली कहा है कि भाई मेरी जो एक फिल्म थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, वो कश्मीर की घटना होने से पहले ही शूट हो गई थी। तो जब शूट हो गई थी तो मैं क्या कर सकता था, जाहिर सी बात है उसके बाद तो फिल्म को रिलीज ही करना था। लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों ने उस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया। ठीक है जी, नहीं होने दिया। तो जब मेरी फिल्म से भक्तों को इतनी प्रॉब्लम थी, तो अब भक्तों की टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेल रही है? और बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, अगर आपने दलजीत की फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया था, जो बहुत पहले शूट हो चुकी थी, तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते हो? सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होगा भक्तों। मैं भक्तों को बताना चाहता हूं कि हर आदमी अपनी देशभक्ति आप लोगों के हिसाब से साबित नहीं करेगा। हर एक आदमी वो नहीं करेगा जो आप चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि जब आप चाहेंगे तब पाकिस्तान आपका दोस्त है, जब आप नहीं चाहेंगे तब पाकिस्तान आपका दुश्मन है। आपके हिसाब से पूरी दुनिया नहीं चलेगी भाई साहब। जब मोदी जी ने यह कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, तो फिर इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। यह बहुत बड़ी गलती है, भक्तों की लाइफ की यह सबसे बड़ी गलती है, यह नहीं करनी चाहिए थी। आप जरा पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। देख लिया आपने, आंड पांडे बेचारा कहीं जा रहा था और उसको देखकर जो पत्रकार कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे आपने सुना? आपने सुना? मैंने इन पत्रकारों को नहीं कहा कि इसको आप इस नाम से बुलाओ। देखो, ये लोग अपनी मर्जी से उसको इस नाम से बुला रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? इनको पता है कि उसका असली नाम क्या है। यही वजह है कि ये लोग उसको इस नाम से बुला रहे हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। सुन लिया आपने? एक्चुअली हकीकत में इस बेचारे का नाम यही है। भाई साहब, भाई साहब, लग गए बेचारे के, लंबे लग गए। जिंदगी भर इसका यही नाम रहेगा, याद रखना आप। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।